बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, उसकी हमने एग्जाम्पल और एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला का डिस्कस किया था। उसके बाद आज हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। स्मार्ट सिलेबस आपके ग्रुप में सेंड कर दिया था मैंने, उम्मीद है आप लोगों ने वो सेव कर लिया होगा। तो इसमें अब हमारे पास सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2.1, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करते जाते हैं। वो कहता है कि डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था कि वो वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड 1 होती है और उसकी गिवन डायरेक्शन होती है। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इन अ गिवन डायरेक्शन इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं किसी भी वेक्टर के सिंबल के ऊपर कैप डाल देते हैं। सेम इसी तरह से पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या था? अ वेक्टर विच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। पार्टिकल की जगह पॉइंट भी लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये बेसिकली हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। कंपोनेंट हमने कहा था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज़ द अफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। किसी भी एक वेक्टर की जो अफेक्टिव वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में जो उसकी अफेक्टिव वैल्यू है उसको हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कह देते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कह देते हैं। इस तरह से वाई डायरेक्शन में जो ए की अफेक्टिव वैल्यू होगी उसको हम कह देंगे वाई कंपोनेंट ऑफ ए। तो इसकी डेफिनेशन कंपोनेंट की हम करें तो वो अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ द अफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। ये अफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन होती है। अच्छा जी, ये 3 डेफिनेशंस हैं इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद 2.2 क्वेश्चन जो है वो कहता है द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव अ 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। ज़रा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें पहले आप। वो कहता है वेक्टर सम, हम सम करते हैं 3 वेक्टर्स को, और किस तरह से सम करते हैं और उसको जब हम सम करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है उसका वो आता है 0। व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर। ओरिएंटेशन का मतलब है कि हम उसको किस तरह से बनाएंगे। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन है कि उनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, किस तरह हम उसको ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आए। तो मैंने आपको ये जिसे कहते हैं लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे पास क्लोज शेप में अगर कोई भी वेक्टर्स आ जाएं, हेड टू टेल रूल अप्लाई करने से क्लोज फिगर बन जाए विदाउट रिजल्टेंट, तो फिर उसमें रिजल्टेंट 0 होता है। जैसे हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, उन तीनों को मिलाने से ट्राइंगल बन गई है, तो अब रिजल्टेंट की जगह ही नहीं है तो रिजल्टेंट 0 होगा। तो इसमें भी यही है कि 3 वेक्टर्स जो हमारे पास हैं अगर ये ट्राइंगल की फॉर्म में आ जाएं, जैसे आपके पास डायग्राम बनी हुई है, 3 वेक्टर्स हैं ए, बी और सी। ए के हेड से बी की टेल को मिलाया, बी के हेड से सी की टेल को मिलाया। अब हमने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो रिजल्टेंट की इसमें कोई जगह नहीं है क्योंकि सी वेक्टर वापस आके ए से मिल गया है, तो इसमें रिजल्टेंट 0 होगा। तो ये ओरिएंटेशन है जिसमें 3 वेक्टर्स का जो वेक्टर सम है वो 0 होगा। यही चीज़ उसने लिख दी है, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 एज शोन इन द फिगर। These 3 vectors are added by head to tail rule. Angle between all 3 vectors are 60. आपको पता है कि ट्राइंगल के अंदर जो टोटल एंगल होता है, सम ऑफ एंगल, वो 180 के इक्वल होते हैं, और इसमें 3 एंगल्स हैं इक्वल, तो तीनों 60 के एंगल हैं, ऐड करेंगे तो 180 बन जाएगा। तो बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनको अंडरस्टैंड करना है। आपके जो बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें 70% शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहीं एक्सरसाइज से ही आते हैं, और बाकी 30% चॉइस भी होती है। तो आपने अच्छे से करने हैं जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, 2.1 और 2.2 के बाद जो नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 2.9। तो 2.9 में वो कहता है इज़ इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने पहली बात तो ये गौर करनी है, उसने ऐड कहा है, मल्टीप्लाई नहीं कहा। अगर मल्टीप्लाई होता तो हम कर सकते हैं, बट जब ऐड करने की बात आए
तो ऐड में हमेशा सेम क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं, उसमें स्केलर से ऐड हो सकती है और वेक्टर से ऐड हो सकती है। स्केलर वेक्टर से ऐड नहीं हो सकती क्योंकि स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो वो कहता है इसका आंसर नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दे आर टोटली डिफरेंट थिंग। वो दोनों डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज की चीज़ें हैं। स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड विद नो डायरेक्शन वाइल वेक्टर्स हैव बोथ, सो दे कैन नॉट बी एडेड टू ईच अदर। ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो ये इसका आंसर है। फिर 2.10 क्वेश्चन में वो पूछता है आपसे कैन यू ऐड ज़ीरो टू अ नल वेक्टर। अब इसका आंसर वही है जो अभी ऊपर हमने पढ़ा। अब वो कहते हैं क्या हम ज़ीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? ज़ीरो स्केलर है और नल वेक्टर वेक्टर है, तो क्या ये ऐड हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं ऐड हो सकता। नो, वी कैन नॉट ऐड अ ज़ीरो स्केलर नंबर टू अ नल वेक्टर एज अ स्केलर कैन नॉट बी एडिड टू अ वेक्टर। कि एक स्केलर किसी वेक्टर में ऐड नहीं हो सकता। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। स्केलर की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो 2.12 है। तो इसमें देखते हैं, वो कहता है शो दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ्स। तो पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। वो कहता है कि आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। वो कहता है आपने इनको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, मतलब इनका सम भी लेना है और डिफरेंस भी लेना है, और वो दोनों जो हैं वो भी आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं, ये आपने हमें बताना है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से सुने कि ए और बी जो वेक्टर्स हैं वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। अब आपने उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ए प्लस बी भी फाइंड करना है, ए माइनस बी भी फाइंड करना है, और बताना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो रिजल्टेंट आए हैं उनके क्या वो भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसका आंसर जो है वो है यस। ये आपको डायग्राम में सबसे पहले आप देखें, इसमें एक ए वेक्टर बनाया है, उसमें एक परपेंडिकुलर बी वेक्टर। अब आप देख रहे होंगे कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, इन पर 90 का एंगल बन रहा है। तो जब हमने इनका रिजल्टेंट ड्रॉ किया तो आपको रिजल्टेंट नज़र आ रहा होगा ए प्लस बी। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 का होता है और बाकी दो सेम एंगल हैं 45 के। तो उसने वो ए प्लस बी का एंगल बना दिया है 45 ए के साथ। अब वो कहता है कि आपने ए माइनस बी भी फाइंड करना है, तो उसी डायग्राम में उसने ए माइनस बी भी फाइंड कर दिया है। पहले उसने फाइंड किया था ए प्लस बी। ये आपकी आसानी के लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा यूँ बना दूँ अगर, हाँ जी, ये उसने फाइंड किया था ए प्लस बी। इसमें पहले ए वेक्टर ड्रॉ किया, ए के हेड से बी की टेल मिलाई, और ए प्लस बी जो फाइंड किया उसमें उसका एंगल जो आया वो 45 डिग्री आया ए के साथ। तो ये ए प्लस बी फाइंड कर दिया। फिर उसने इसी डायग्राम में ए माइनस बी भी फाइंड किया है, आपकी आसानी के लिए अलग डायग्राम नहीं बनाई। तो उसमें उसने, अब वो कहता है ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, वो भी हेड टू टेल रूल से फाइंड करेंगे, लेकिन हम बी वेक्टर का नेगेटिव बी ड्रॉ करेंगे। अभी हमारे पास ये बी ड्रॉ हुआ है, इसका नेगेटिव बी कैसे ड्रॉ होगा, ये ऐसे हम इसका नेगेटिव बी जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे बी से। अब उसने नेगेटिव बी की टेल को ए के हेड से मिलाया है ए माइनस बी फाइंड करने के लिए। तो अब उसने बेसिकली ये ए वेक्टर ड्रॉ किया, उसके हेड से उसने नेगेटिव बी वेक्टर ड्रॉ किया। तो अब उसमें उसने जो रिजल्टेंट आया है वो ए माइनस बी का रिजल्टेंट आ गया है, और इसका एंगल बी जो बनता है वो 45 डिग्री बनता है। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें अब आप देखें पूरी डायग्राम को, क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है। तो ये बहुत ही ईजी है, ये देखना, ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान एंगल 90 है। 45 प्लस 45 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए प्लस बी है और ए माइनस बी है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि इनके दरमियान एंगल बनता है 90।
तो यही हमने बताना था। इसको हम कुछ और तरीक़ों से भी इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिसमें एक ये आपके सामने हुआ है। वो कहता है कि ए डॉट बी फाइंड करें, और ए डॉट बी जब आप फाइंड करेंगे और अगर उसका आंसर ज़ीरो आ गया तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ए और बी परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो आता है। तो ए डॉट बी जो है वो कहता है ज़ीरो है। फिर इस तरह से उसने नीचे ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी फाइंड किया है। वो कहता है कि अगर ये भी ज़ीरो आ गया, मतलब एक ए प्लस बी है एडिशन, एक ए माइनस बी है सब्ट्रैक्शन, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो उसने इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया है, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया है तो वो भी ज़ीरो आ गया। तो उसने कहा कि इसका मतलब यही है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर, क्योंकि आंसर ज़ीरो आ गया। ये आपके पास ये हुआ है, इसको आपने देख लेना है। एक दफ़ा ख़ुद से भी कर लें, अगर आप ये तरीका करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो बस यही जो दूसरा तरीका है, इसी को देखें या डायग्राम वाला, इन दोनों में से आपको ये एक बना दें। उसके बाद 2.13 की तरफ आएँ। 2.13 का जो क्वेश्चन है ये वही, इसकी जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ये आपको 2.3 एग्जाम्पल याद आएगी। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हाउ वुड द टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड। वो कहता है कि दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, हम उसको किस तरह से ओरिएंट करें, किस तरह से बनाएं। इफ़ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। वो कहता है कि दो वेक्टर्स को हम इस तरह से मिलाएं कि उनका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी उनके बराबर आ जाए। तो वो हम कैसे उनको बना सकते हैं। तो उसके लिए अब इसमें आप देखें कि हमने एक ट्रायंगल बेसिकली बनानी है, और इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमने ये बताना है कि तीनों जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं। और दूसरी बात, हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने बताना है कि हम किस तरह से ओरिएंट करेंगे, ओरिएंटेशन क्या होगी। तो हमने एंगल बताना है इसमें, क्योंकि एंगल हमें बताता है कि बेसिकली किस तरह से हमने उन वेक्टर्स को बनाया है। तो अब वो कहता है कि जी इसको फाइंड करें आप। तो इसको फाइंड करना बहुत इजी है। हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि इसमें वही फार्मूला जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, r इज़ इक्वल टू a1 स्केयर प्लस a2 स्केयर प्लस 2a1 a2 कॉज ऑफ थीटा। मैंने आपको a और b वेक्टर से बताया था, यहाँ पे a1 और a2 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट का फार्मूला है। इसमें अब वो क्वेश्चन वाली जो स्टेटमेंट है, कंडीशन है, उसको आप पुट करें। तो वो कहता है a1 इज़ इक्वल टू a2 इज़ इक्वल टू a। वो कहता है a1 और a2 बराबर हैं, तो उसको हमने a के इक्वल कर दिया है, और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी उनके इक्वल है, तो उसको भी हमने a के इक्वल कर दिया है। तो अब आपने जहाँ पे a1 है, जहाँ पे a2 है, जहाँ पे r है, वहाँ पे a पुट कर दें। सब जगह पे जब आप a पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं इसके अंदर आपके पास जो इसमें लास्ट आंसर आ रहा है a² माइनस 2a² इज इक्वल टू 2a² कॉज ऑफ थीटा। ये इनको सॉल्व करने से आ रहा है। चले यहाँ तक मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, इससे आगे फिर आपका होमवर्क होगा वो आपने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, a² प्लस a² जो था आपके पास वो हो गया 2a², और आगे जो 2 इंटू a है वो 2a² कॉज ऑफ थीटा हो गया। तो अब इसने क्या किया, अब उसने दोनों तरफ से जो लेफ़्ट हैंड साइड पे r लिखा हुआ था उसको भी उसने a पुट कर दिया, क्योंकि ऊपर हमें पता है कि r है, a1 है, a2 है, वो सारे a के इक्वल हैं। तो r1 की जगह भी r के भी जगह पे भी a लिख दिया, a1 की जगह पे भी a लिख दिया, और a2 की जगह पे भी a लिख दिया। अब अंडर रूट कैसे ख़त्म करेंगे, अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो लेफ़्ट हैंड साइड पे a की जगह a² आ गया, और राइट हैंड साइड पे अंडर रूट ख़त्म हो गया, तो वो दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया है। अब उसके बाद उसने क्या किया, 2a² जो कि प्लस में था राइट हैंड साइड पे, वो उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे जब ले गया तो वो नेगेटिव का हो गया। तो a² माइनस 2a² हो गया।
अब इसमें अगर आप आगे इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस 2a² का आंसर आएगा माइनस a²। फिर a² से कैंसिल हो जाएंगे और 2 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और आपने इन द एंड इसमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा कितना आता है ये आप लोगों ने मुझे बताना है और ये भी बताना है कि क्या थीटा इस सिचुएशन में 120 डिग्री आता है या नहीं आता। तो ये आप लोगों ने बताना है। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कुछ 1 या 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।